नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। मरवाही के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होगा आज। डॉक्टर के ध्रुव आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम नामांकन में शामिल होंगे। अमित जोगी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। डॉक्टर के ध्रुव आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के ध्रुव के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही अमित जोगी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मरवाही में जंग जारी है और ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, कांग्रेस के लिए भी और जोगी परिवार के लिए भी। बीजेपी यहां से लगातार जोर आजमाइश करती आई है। 1998 में आखिरी बार बीजेपी जीती थी। रामदयाल उइके बीजेपी के विधायक बनकर मरवाही से सदन में पहुंचे थे, लेकिन बाद में अजीत जोगी के लिए रामदयाल उइके ने सीट छोड़ी और अजीत जोगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मरवाही से विधायक अजीत जोगी चुने गए। 2003 में फिर चुनाव हुए। अजीत जोगी ने फिर जीत दर्ज की। 2008 के चुनाव में भी अजीत जोगी जीते। 2013 के चुनाव में अमित जोगी ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में अजीत जोगी फिर मैदान में थे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से मरवाही की सीट जीती और उनके निधन के बाद सीट खाली हुई है, जिसमें उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस इस जोर आजमाइश में लगी है कि परंपरागत रूप से कांग्रेस की ही सीट रही, चूंकि कांग्रेस से ही अजीत जोगी जीतते आए। मरवाही से नई पार्टी का गठन करने के बाद 2018 में जेसीसीजे के बैनर तले अजीत जोगी, जो सुप्रीमो जेसीसीजे के रहे, मरवाही से जीत दर्ज की। अब जोगी परिवार से अमित जोगी नामांकन दाखिल करेंगे और डॉक्टर के ध्रुव आज नामांकन दाखिल करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी पूरी तैयारी कर दी और सर्वे के बाद ये नाम तय किया गया है। इधर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर गंभीर सिंह ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया है। डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की लड़ाई कहा जा रहा है। अब इसमें जोगी परिवार क्या इस बार जगह बना पाएगा मरवाही में, ये बड़ा सवाल है। विनय वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। विनय, आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा मरवाही में। देखिए, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जीत किसी के लिए आसान नहीं होगी। ये जो गढ़ है ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इस बार दमदारी से वहाँ पर जीत की कोशिश कर रहे हैं, सीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कल से रमन सिंह, कल एक दिन का उनका दौरा था, परसों से मोहन मरकाम वो जमे हुए हैं, 18 दिन तक वो रहेंगे। आज मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। स्पष्ट है कि जीत किसी के लिए आसान, सबको समझ में आ रहा है, आसान नहीं है। भले दमखम दिखाएंगे, जो कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उसके बाद से ही जनता निर्णय लेगी। लेकिन आज जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से आज जो नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से अमित जोगी दावेदारी पेश करेंगे। वही जो कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर के ध्रुव, उनका नाम आगे है, तो वो जाकर के आज नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी आज वहाँ का उनका दौरा रहेगा और वो भी जाकर के उनके साथ में उनका हौसला बढ़ाएंगे, लोगों से मेल मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो के ध्रुव के साथ है, के ध्रुव की पार्टी की है, तो आप लोग इनको वोट दें ताकि वहाँ का विकास, जो समुचित विकास है, जो समग्र विकास है, वो कांग्रेस की तरफ से सरकार वहाँ पर विशेष ध्यान देगी। तो ये एक जो संदेश है वो मुख्यमंत्री देने की कोशिश करेंगे। तीनों नेताओं जो दल हैं उनके नेता वहाँ पर जमे हुए हैं, वो भी अपने जो जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता किसकी बात मानेगी, को सही कन्विंस कर ले जाएगा, इस पे विशेष ध्यान देना होगा। शुक्रिया आपका विनय, जानकारी के लिए। इधर मुरैना दतिया दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रहने वाले हैं। मुरैना दतिया के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। अंबाह, सुमावली और भांडेर में भी मुख्यमंत्री प्रचार अभियान में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद रहेंगे। उपचुनाव का शोर
तेज होता जा रहा है और साथ ही प्रचार अभियान भी चरम पर है। ग्वालियर की सीटें बीजेपी के लिए बेहद अहम, चूंकि पिछली बार ग्वालियर की लगभग सीटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगुवाई कर रहे थे। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों अगुवाई कर रहे हैं और ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जीतने की पूरी कवायद सबसे पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आकांक्षा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ में। आकांक्षा, प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है और फोकस ग्वालियर चंबल पर। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपने फुल मोड में दिखाई देंगे। उन्होंने कल ये साफ कर दिया कि अब वो लगातार प्रचार करेंगे, यानी जितने दिन चुनाव के बचे हैं इन सभी दिनों में वो हर दिन प्रचार करेंगे। सिर्फ नवरात्रि की जो नवमी है उस दिन छोड़कर बाकी हर दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 विधानसभाओं पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और उनके संबंध में प्रचार करेंगे। आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री मुरैना में रहेंगे, वहां पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे और वहां पर चुनावी सभाओं को दोनों मिलकर संबोधित करेंगे। अंबा विधानसभा में रणछेड़ गांव है, वहां से कमलेश्वर जाटव भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए ये प्रचार होगा। इसी के साथ सुबावली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी एदल सिंह कसाना भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं बात करें दतिया की, तो दतिया की भांडेर सीट पर भी मुख्यमंत्री जो हैं वहां के प्रत्याशियों के लिए सभा को संबोधित करेंगे। आज का दिन अगर ग्वालियर के हिसाब से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दतिया में आज बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। दतिया में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। उसी के साथ ही जो दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, वो भी आज दौरे पर रहेंगे। वहीं दतिया से बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध भी आज वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेंगे। और दतिया से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है मीरा परिहार, वो आज नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्वालियर में आज जो ग्वालियर है उसमें दतिया सीट जो है आज वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पैनी निगाह आज सभी की दतिया सीट पर रहने वाली है। जी, शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली जिला जाति सत्यापन समिति ने निलंबित कर दिया है। साथ ही इस प्रकरण को राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भेज दिया गया है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने पूरे दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ये पाया है कि जिस आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना उसका कोई भी दस्तावेज ऋचा जोगी ने समिति के सामने पेश नहीं किया। जाति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के अपर्याप्त होने को कारण बताते हुए इस वजह से प्रमाण पत्र निलंबित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक राज्य स्तरीय छानबीन समिति इसमें कोई निर्णय नहीं लेती, इस प्रमाण पत्र का कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन के लिए जो सत्यापन समिति बैठी थी, उसमें विगत 2 दिन से काफी विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक समीक्षा की गई। जाति प्रमाण पत्र को संदेह से परे साबित नहीं होने से उसको जो है अभी निलंबित किया गया। उज्जैन में जहरीली शराब के मामले में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और नगर निगम की टीम ने डॉक्टर के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्र का दौरा किया। फुटपाथ के किनारे रह रहे मजदूरों और बेघर लोगों की जांच की। बाहर सो रहे व्यक्तियों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर देर रात एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, डॉक्टर और नगर निगम के अधिकारियों की 5 टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जांच की। वार्ड में रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां ठहरे हुए व्यक्तियों के साथ ही फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों और बेघर लोगों की जांच की। उन्होंने उज्जैन के बाहर के व्यक्तियों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया और उज्जैन के निवासी व्यक्तियों को उनके घर रवाना किया। कुछ व्यक्ति नशे में मिले जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंदौर में जहरीली शराब के सेवन से अब तक उज्जैन में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह जो लोग सड़क पर होते हैं वो अवैध शराब का सेवन करते हैं, आवश्यक होने पे अवैध शराब का भी सेवन कर लेते हैं। जो आसपास के मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ पे हैं, तो उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने घर के लोगों के साथ में रहें।
उज्जैन में 12 मजदूरों की मौत ने सियासी तुल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने एसीएस राजेश राजौरा की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मामले की जांच के लिए कांग्रेस के 4 विधायकों की टीम बनाई है। आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, जहां अलग अलग इलाके में मजदूरों की मौत हुई है। शुरुआती आशंका जहरीली शराब पीने से हुई मौत की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। दरअसल बुधवार सुबह खारा कुआं थाना इलाके में 2 मजदूरों की लाश मिली थी। वहीं 4 मजदूरों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। वहीं महाकाल थाना इलाके में एक और मजदूर की लाश मिलने के साथ ही गुरुवार सुबह खारा कुआं थाना इलाके में 2 और मजदूरों की लाश मिली। 4 मजदूरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा शराब पीने से मौत होने की बात सामने आई है। फिलहाल जांच की जा रही है कि क्या इन सभी ने एक ही जगह से शराब खरीदी थी या अलग अलग जगहों से। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि अत्यधिक शराब का उन्होंने सेवन किया है और शराब की वजह से, क्योंकि एक बार के शराब के सेवन से तो कुछ होता नहीं है, निश्चित तौर पे और भी कुछ परेशानी हो सकती है। पर हाँ, सभी के आंतरिक परीक्षण करने पर सभी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। पीएम रिपोर्ट हुआ है, उसमें उन्हें मल्टीपल ऑर्गन का क्रोनिक बीमारी होना उन्होंने बताया है कि किसी के ऑर्गन में, लीवर में, किसी के लंग्स में, किसी के किडनी में क्रोनिक कुछ बीमारी टाइप का है। साथ में उसमें कुछ शराब के स्मेल भी है। आनन फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग ली और घटना की एसआईटी जांच के निर्देश दिए। गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच टीम का भी गठन किया गया है। वहीं खारा कुआं थाना प्रभारी और एसआई समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि घटना में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने जिला अस्पताल पहुंचकर मौतों की वजह जानने की कोशिश की। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उस थाना क्षेत्र में जहाँ ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। बहुत ही गंभीर स्थिति में आया, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा और हम दुर्भाग्यवश हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। अब अभी हम एक टीम छतरी चौक भेज रहे हैं, जो जिनको कम इन्वॉल्वमेंट है उनको वहीं देख के, अगर किसी को चिकित्सीय सुविधा की जरूरत होगी तो एम्बुलेंस भी रहेगी और एम्बुलेंस में हम शिफ्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा मजदूरों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मामले की जांच के लिए अपने 4 विधायकों की टीम बनाई है। कमलनाथ का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार जाते ही प्रदेश में शराब माफिया बेखौफ होकर काम कर रहा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। अब देखना यह है कि सरकार इससे कैसे निपटती है। उन्हेल से पीयूष जायसवाल और भोपाल से सुधीर दंडोतिया के साथ दीपक यादव, IBC 24 उज्जैन। दुर्ग के भाजपा सांसद विजय बघेल लॉकडाउन में शराब की बिक्री और फिर विरोध करने पर भाजपाइयों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाटन इलाके में पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे विजय बघेल को उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है। विशाल पंडाल और मास्क लगाए धरने पर बैठे चंद लोग। ये तस्वीरें दुर्ग जिले के पाटन इलाके की हैं, जहां भाजपा सांसद धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनके इस धरने को दिग्गज नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की धरना से दूरी चर्चा का विषय है। हालांकि रायपुर सांसद सुनील सोनी और वरिष्ठ नेता अशोक बजाज धरने में शामिल हुए। विजय बघेल की दलील है कि मरवाही में उपचुनाव की वजह से उनकी पार्टी के नेता वहां बिजी हैं। सरकार को साथ देना चाहिए था और वो झूठे आरोप के अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं को फंसा रहे हैं और उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार की आंख खोलने के लिए जो है
यहाँ पर हम उनके सहयोग के लिए आए हैं। कोई गुटबाजी नहीं चल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। पहले से उनका कार्यक्रम सेट था, उसमें लगे हुए हैं। और हमारे रायपुर के जो नेतागण हैं, आज मरवाही में वहाँ पे नामांकन है, वहाँ पे गए हैं, मेरे टेलीफोनिक बात हुई है वहाँ। दरअसल पाटन से 12 किलोमीटर दूर जामगांव एम में लॉकडाउन के दौरान खुलेआम शराब बेचे जाने की शिकायत मिलने पर सांसद विजय बघेल अपने समर्थकों के साथ विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान शराब से भरी गाड़ी में लूटपाट की गई। मामले में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं समेत करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। लूट की रिपोर्ट वापस लेने की मांग करते हुए विजय बघेल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम पुलिस को जैसे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसके आधार पर जो है इसमें एफआईआर किया गया है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट था और विवेचना के दौरान जो है उनकी गिरफ्तारी की गई और बस गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपने लोगों के ऊपर जो कार्रवाई ये चल रही है उसको तुरंत रोकें और इसके खात्मे के लिए कार्रवाई शुरू करें और लिखित में हमको ये दे आश्वासन। छत्तीसगढ़ में धान के बाद शराब दूसरा सबसे बड़ा सियासी हथियार है। सत्ता गंवाने के बाद भाजपा अक्सर शराब के मुद्दे पर सरकार को घेरती आई है, लेकिन उनकी पार्टी का एक सांसद अकेले धरने पर है और उसे इलाके के बड़े नेताओं का साथ नहीं मिल रहा। राजेश मिश्रा, IBC 24, पाटन। यूपी के हाथरस कांड में जिस नक्सली भाभी की चर्चा जोरों पर थी, वो जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल निकली। लेकिन इस पहचान के बाद विवाद तब और बढ़ गया जब जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के इस सरकारी डॉक्टर का CAA, NRC, हाथरस और कठुआ केस में भड़काऊ बयानों का वीडियो वायरल होने लगा। कई तस्वीर और वीडियो में वो एक भीम आर्मी के चीफ के साथ जमाते इस्लामी हिंद के साथ सड़क पर नजर आ रही हैं। खुलासे के बाद हिंदुवादी संगठनों ने जबलपुर में सड़क पर उतरकर डॉक्टर बंसल को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसके बाद जबलपुर के IG और कमिश्नर पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। यह है डॉक्टर राजकुमारी बंसल। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में है इनकी पोस्टिंग। लेकिन सोशल मीडिया पर यह हाथरस कांड की नकली भाभी, नक्सल भाभी के रूप में चर्चित चेहरा है। दरअसल हाथरस में हुए कांड के बाद वो मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर हाथरस गई। अपना 1 महीने का वेतन करीब 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया। फिर खुद को पीड़ित की भाभी भी बताती रही, जिसके बाद सोशल मीडिया में उन पर जमकर आरोप लगे। हालांकि वो इसे अपना सामाजिक सरोकार और सिर्फ इंसानियत बता रही हैं। मुझे लगा कि सिस्टम द्वारा मुझे डराया जा रहा है कि गलती से भी आप मदद करने के लिए नहीं आना है पीड़ित परिवार की। अगर आपने कोशिश करी मदद करने की तो आपको कहीं ना कहीं डराया जाएगा और नक्सलवादी, आतंकवादी कह के आपको जेल में भी बंद किया जा सकता है। अब डॉक्टर राजकुमारी बंसल की एक पुरानी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही साल 2019 में जबलपुर के गाजीबाग में CAA और NRC को लेकर जमाते इस्लामी हिंद के साथ भड़काऊ भाषण देती नजर आ रही है। दे रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से पूरा मीडिया से मैं मिल रही हूँ और आप भी बताइए क्या ये सही है? क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है? क्या आगे में हमें पीड़ित परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए? क्या मैंने आगे में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा गलती कर दी मैंने वहाँ जाके? क्या उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर नहीं आता है? कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर डॉक्टर राजकुमारी बंसल का बचाव किया है। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए डॉक्टर राजकुमारी बंसल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की, जिस पर कमिश्नर और IG ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगी, जिससे अशांति हमारे शहर में, हमारे देश में फैल सकती है। हमने मांग की है कि 24 घंटे में इस नक्सली भाभी को, कथित ये जो नक्सली भाभी है, इस पर कार्रवाई करें और सबसे पहले उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त करें और उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। ये हमारी मांग है। नहीं, मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें अभी हम इसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के यदि किसी नियमों का, शासकीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस तरह के आंदोलन में कौन शामिल हुआ है, किन नियमों का उल्लंघन हुआ है, और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जो भी आवश्यक कार्रवाई। उसमें देखिए, अभी तक यूपी पुलिस से हमारे पास अभी कोई जानकारी ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है, लिखित में हमारे पास अभी तक कुछ आया नहीं है। और यदि यूपी पुलिस जैसे ही आएगी तो हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। कल उसकी जांच करके फिर हम उनके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे।
सरकारी नौकरी में रहते हुए प्रदर्शनों में शामिल होकर शासन प्रशासन की मुखालफत करती आई डॉक्टर बंसल और जमाते इस्लामी हिंद के साथ सड़क पर दिखी। इन सभी तस्वीरों से पर्दा उठना जरूरी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। विदिशा के शमशाबाद इलाके में राजस्व टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जमकर लाठी और पत्थर चले, जिसमें पटवारी दर्शन शर्मा को चोट भी आई और टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। शमशाबाद थाना पुलिस की मौजूदगी में सरकारी काम में बाधा डालने का ये केस सामने आने के बाद पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो रही है। आवेदक मनोहर सिंह के मुताबिक उनकी जमीन पर भारत सिंह बदन सिंह ने कब्जा कर रखा था और इसकी शिकायत पर ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची थी। तो हम भूमि दिलवाने गए थे तो वहाँ पर जो अनावेदक है भारत सिंह और बदन सिंह मोहनपुरा निवासी, इनने अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ और वो उनके लड़के डंडा लेके आ गए और पत्थरों से हमारे ऊपर हमला कर दिया और मैंने जैसे तैसे पीछे हट के अपनी जान बचाई। अगर मेरे एक सिर के बाजू से पत्थर निकल गया और अगर वो लग जाता तो मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। पुलिस वहाँ पर आई और उसके बाद उन्होंने उस समय उस कंडीशन को कुछ संभाला नहीं और वहाँ से ये कहकर कि ये विवादित जमीन है, इसमें हम नहीं बोलेंगे, हम लौट गए वहाँ से। जब इसके बाद अब हम थाने आए हैं तो वो कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब से आप लिखवा के लाओ, जबकि हिंसा का मामला है उसमें तहसीलदार साहब का नहीं, इसमें थाने का कार्य होना चाहिए। आज कब्जा दिलाने के लिए भारत सिंह मीना को कब्जा दिलाया जाना था, इसमें दूसरी पार्टी बदन सिंह और उत्पन्न किया और विवाद की स्थिति नहीं थी तो अभी कब्जा दिलाने की कार्रवाई जो है बाधित हुई है। गोबरा नवापारा पुलिस ने बीजेपी नेता के कार गैरेज से भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार गोबरा नवापारा के बीजेपी नेता श्रेयांश जैन की छल्लानी पेट्रोल पंप के पास स्थित घर में पुलिस ने छापा मारा। वहां कार गैराज की तलाशी में छिपाकर रखा गया 17 बोरा विस्फोटक पाउडर, 7000 नग नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद हुआ। बड़े अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने विस्फोटक पाउडर को जब्त करने के साथ ही श्रेयांश जैन के बेटे सुधांशु जैन को हिरासत में ले लिया है। दोपहर 1:30 बजे तक रायपुर से स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने पकड़े गए विस्फोटक की पहचान अमोनियम नाइट्रेट और गन पाउडर के रूप में की है। पुलिस ने सुधांशु जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सुधांशु जैन है, उनके घर पे कुछ विस्फोटक सामग्री रखी गई है, तो इस पे सूचना पे वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हुए टीम गई थी। इसमें उनके यहाँ से लगभग 7000 नग नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 650 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 56 किलोग्राम के लगभग गन पाउडर प्राप्त हुआ। नहीं, इन्होंने कुछ भी अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोट श्रवण के साथ।